हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में ऐतिहासिक काल के बारे में अध्ययन किया था, तो ऐतिहासिक काल को 3 भागों में हम लोगों ने बांट करके देखा था। पुरातात्विक साक्ष्य और विदेशी यात्री और साहित्य। तो सबसे पहले हम पुरातात्विक साक्ष्य का अध्ययन करेंगे। पुरातात्विक साक्ष्य में हमने सिक्का और इडिक्ट यानी अभिलेख 2 चीज़ देखे थे। सिक्का और इडिक्ट यानी कि अभिलेख। तो सबसे पहले हम सिक्कों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम सिक्कों को जानते हैं कि किस शासक काल में कौन सा सिक्का चलाया गया था और उसका क्या मूल्य था, क्या उपयोग था। तो चलिए जानते हैं सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है। सिक्के के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। जी, सिक्के के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। तो जैसा कि पाषाण काल से स्टार्ट होता है, प्रागैतिहासिक काल यानी हिस्ट्री पाषाण काल से स्टार्ट होता है, लेकिन हम लोग जो सिक्कों का अध्ययन पढ़ेंगे वो सिंधु सभ्यता यानी प्रागैतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता से सिक्कों का अध्ययन देखेंगे। सिक्कों का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो न्यूमिस्मेटिक्स। सिक्का सिक्के के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। न्यूमिस्मेटिक्स। तो आप लोग उच्चारण में गलती मत कीजिएगा, न्यूमिस्मेटिक्स। जैसा कि सिक्के के बारे में जानकारी सिंधु सभ्यता से हमें प्राप्त होती है। सिंधु सभ्यता में जो सिक्का चलता था वो टेराकोटा का सिक्का चलता था। सिंधु सभ्यता में जो सिक्का पाया गया है वो किस चीज़ का पाया गया है, तो टेराकोटा। टेराकोटा का मतलब होता है मिट्टी का सिक्का। टेराकोटा यानी कि मिट्टी का सिक्का। जैसे कि सिंधु सभ्यता जब हम पढ़ रहे थे तो हमने कई चीज़ें टेराकोटा का देखा था। बनावली से हमें टेराकोटा का हल मिला था। बनावली से हमें टेराकोटा का हल मिला था और टेराकोटा का यानी कि मिट्टी का यहाँ पर मोहर जो होती है, मोहर, उसका भी उपयोग मिला था, उसका भी मतलब देखने को साक्ष्य मिला था। तो सिंधु सभ्यता में जो सिक्का चलता था वो टेराकोटा का चलता था। टेराकोटा का मतलब होता है यानी मिट्टी का सिक्का उस समय चलता था। इसके बाद देखेंगे मौर्य काल। मौर्य काल यानी कि मौर्य काल के समय जो सिक्का चलता था वो मौर्य काल में कौन कौन से सिक्के चलते थे। मौर्य काल में कौन कौन से सिक्के चलते थे, उन सिक्कों का नाम क्या है। मौर्य काल में जो सिक्के चलते थे उनका नाम क्या है, उनका उपयोग क्या है, तो और वो किन मतलब धातुओं से मिलकर बने थे। जैसे कि सिंधु सभ्यता और मौर्य काल के बीच में अन्य कई वंश आते हैं, अन्य कई काल भी आते हैं, जैसे वैदिक काल, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश आदि आते हैं। तो जो हमें सिक्के का जानकारी मिला है, जो सिक्के का अध्ययन मतलब मिला है, जानकारी जो मिली है, प्रमाण मिला है सिक्के का, तो वो हमें सिंधु सभ्यता के बाद मौर्य काल में देखने को मिलता है। तो मौर्य काल में 2 सिक्कों के बारे में जानकारी मिलती है। एक था आहत, एक सिक्के का नाम था आहत। इसी को कहा गया है पंचमार्क। आहत सिक्के को ही पंचमार्क कहा गया है। आहत सिक्के को ही पंचमार्क कहा गया है। तो ये जो आहत यानी जो पंचमार्क का सिक्का था ये 5 धातुओं से मिलकर बना था। आहत यानी पंचमार्क जो सिक्का था वो 5 धातुओं से मिलकर के बना था। मौर्य काल में ये सिक्का का प्रचलन था, 5 धातुओं से मिलकर के बना था। और इस पे जैसे आज के हम जो सिक्के देखते हैं उसमें एक साइड चित्र बना होता है और एक साइड लिखा हुआ होता है।
तो ये जो सिक्का था आहत या पंचमार्क एक ऐसा सिक्का था जिसमें केवल चित्र बना हुआ था, यानी कि केवल चित्र बना था लेकिन लिखा नहीं गया था। इसमें केवल चित्र बना था, लिखा नहीं गया था। और एक बात ध्यान रखिए कि जो पंचमार्क सिक्का है ये धातु का बनाया गया पहला सिक्का है। क्वेश्चन में आता है कि ऐसा कौन सा सिक्का है जो धातु का पहला सिक्का है, यानी कि इसके पहले अभी तक तो मिट्टी के सिक्के चल रहे थे, टेराकोटा के सिक्के चल रहे थे। जो पंचमार्क सिक्का बना या आहत सिक्का बना वो धातु का बना था, क्योंकि इसमें 5 धातुओं का मिश्रण था और इसी 5 धातुओं के मिश्रण के कारण इसे पंचमार्क कहा गया। इसे पंचमार्क कहा गया। तो ऐसा कौन सा सिक्का है जो धातु का सिक्का है, पहला धातु का सिक्का? तो पहला धातु का सिक्का जो है वो आहत है। इसके बाद मौर्य काल में पर्ण सिक्के का प्रमाण मिलता है। पर्ण सिक्के का प्रमाण मिलता है, मौर्य काल में पर्ण सिक्के का प्रमाण मिलता है। तो ये जो पर्ण सिक्का है वो चांदी का बना हुआ था। जो पर्ण सिक्का है वो चांदी का बना हुआ था, लेकिन ध्यान रखिए कि ये जो चांदी थी वो शुद्ध नहीं थी, मतलब मिलावटी चांदी थी, मिलावट था इसमें। तो शुद्ध चांदी के सिक्के का अध्ययन अभी हम आगे गुप्त वंश के समय में करेंगे। गुप्त वंश के शासक ने शुद्ध चांदी का सिक्का चलाया था, लेकिन मौर्य काल में जो पर्ण सिक्का था वो शुद्ध चांदी नहीं बल्कि मिलावट सिक्का था, मिलावटी चांदी का था। इसके बाद यूनानी आते हैं और यूनानियों ने सर्वप्रथम सोने का सिक्का चलाया था। इसके बाद कौन आते हैं? तो यूनानी आते हैं और यूनानियों ने सोने का सिक्का चलाया था। सोने का सिक्का सर्वप्रथम यानी पहली बार सोने का सिक्का किसने चलाया था? तो यूनानी ने चलाया था। इसके बाद यूनानियों के बाद कुषाण वंश में सोने का जो सिक्का चला था वो शुद्ध सोने का सिक्का था। यूनानी के बाद कुषाण वंश आता है और ये शुद्ध सोने का सिक्का चलाया था। तो यदि क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सोने का सिक्का यानी कि सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसने चलाया, तो सर्वप्रथम जो सोने का सिक्का चलाया गया था वो यूनानियों ने चलाया था। लेकिन शुद्ध सोने का सिक्का की जब हम बात करेंगे तो वो कुषाण ने चलाया था। इससे 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सोने के सिक्के से 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि सर्वप्रथम सिक्का, सोने का सर्वप्रथम सिक्का किसने चलाया, यानी कि सोने का सर्वप्रथम यानी सबसे पहली बार सिक्का किसने चलाया, तो वो यूनानियों ने चलाया। लेकिन जब क्वेश्चन ये पूछता है कि शुद्ध सोने का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलाया या किसके काल में, किसके वंश में प्रचलन हुआ, शुद्ध सोने का सिक्का किसके काल में चलाया गया, कब चलाया गया, या फिर पहली बार शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया, तो वो कुषाण वंश के शासकों ने शुद्ध सोने का सिक्का चलाया। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि शुद्ध होने के बाद जब कोई चीज़ें बहुत दिनों तक तो कोई चीज़ शुद्ध नहीं रह सकती, इसके बाद पहले तो सोने का सिक्का यूनानियों ने चलाया, दूसरी बात कुषाण ने शुद्ध सोने का सिक्का चलाया। अब ज़्यादा दिन तक कोई चीज़ें शुद्ध नहीं हो सकती, तो ये अशुद्ध होना भी तय है, मतलब अशुद्ध तो होगा। तो अशुद्ध सोने का सिक्का कब चलाया गया? अशुद्ध सोने का सिक्का गुप्त काल में चलाया गया। अशुद्ध, जैसे कि गुप्त काल में अशुद्ध सोने का सिक्का चलाया गया।
गुप्त काल में अशुद्ध सोने का सिक्का चलाया गया। और जब कोई चीज़ें अशुद्ध हैं, यानी अशुद्ध और सर्वाधिक, अशुद्ध हो गया था और साथ ही साथ सर्वाधिक बहुत ज़्यादा मात्रा में सोने का सिक्का प्रयोग होने लगा था। गुप्त काल में बहुत ज़्यादा मात्रा में सोने का सिक्का प्रयोग होने लगा था। अब जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत मतलब सर्वाधिक हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई, तो वो क्या हो जाएगी? अशुद्ध हो जाएगी। अशुद्ध सोने का सिक्का और सर्वाधिक सोने का सिक्का किसने चलाया था? अब क्वेश्चन यहाँ तक नहीं पूछता, इसके अंदर जाकर के क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि किस शासक ने, यानी गुप्त वंश के किस शासक ने अशुद्ध सोने का सिक्का चलाया, या किस शासक के समय सर्वाधिक सोने का सिक्का था। गुप्त वंश के किस शासक के समय सर्वाधिक सोने का सिक्का था, या गुप्त वंश के किस शासक ने अशुद्ध सोने का सिक्का चलाया। तो अशुद्ध सोने का सिक्का और सर्वाधिक सोने का सिक्का जो चलाया गया था वो स्कंदगुप्त के समय था। स्कंदगुप्त स्कंदगुप्त के समय ये चला था। इसके बाद यहाँ गुप्त काल में ही शुद्ध चांदी का सिक्का चला था। गुप्त काल में ही शुद्ध चांदी, जब एक सोने का सिक्का, याद रखिएगा कि सोने का सिक्का जो था वो तो अशुद्ध हो गया था गुप्त काल में, लेकिन इसी काल में शुद्ध चांदी का भी सिक्का चलाया गया था। इसी काल में शुद्ध चांदी का सिक्का चलाया गया था। चांदी का शुद्ध सिक्का इसी काल में चलाया गया था। जैसे कि इसके पहले भी हमने देखा कि जो चांदी का सिक्का था वो मौर्य काल में, यानी कि मौर्य वंश में चलाया गया था। चांदी का सिक्का मौर्य वंश में भी चला था, जिसे हम पर्ण के नाम से जानते हैं। लेकिन यह जो सिक्का था वो शुद्ध नहीं था। यह जो पर्ण सिक्का था वो शुद्ध नहीं था, बल्कि ये मिलावटी चांदी की थी। ये मिलावटी चांदी की थी, इसमें मिश्रित था चांदी के साथ और भी धातुएं मिलाई गई थी। तो शुद्ध चांदी का सिक्का जो चला था वो गुप्त काल में चला था। लेकिन गुप्त वंश के समय में किस राजा ने चलाया था? गुप्त वंश के समय में किस राजा ने चलाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शुद्ध चांदी का सिक्का चलाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जिसे हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम विक्रमादित्य द्वितीय के नाम से जानते हैं। तो इतिहास में विक्रमादित्य कोई नाम नहीं है। विक्रमादित्य एक उपाधि है, जिसे इतिहास में कुल 14 शासकों ने, मतलब 14 शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो कुल 14 शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य द्वितीय ने शुद्ध चांदी का सिक्का चलाया था। गुप्त काल में ही मयूर शैली का सिक्का प्रचलन था। मतलब सिक्का जो था उसमें मयूर यानी मोर का चित्र बनाया गया था। उसमें मोर यानी मयूर शैली यानी मोर का चित्र बनाया। गुप्त काल में मयूर शैली का भी सिक्का देखने को मिलता है। मयूर शैली का, तो मयूर शैली का सिक्का का मतलब ये है कि सिक्के के ऊपर मोर का चित्र अंकन किया गया था। सिक्के के ऊपर मोर का चित्र अंकन किया गया था, इसी को मयूर शैली सिक्का कहा गया। तो मयूर शैली सिक्का किसने चलाया था? मयूर शैली सिक्का समुद्रगुप्त ने चलाया था। मयूर शैली सिक्का समुद्रगुप्त ने चलाया था। जैसा कि समुद्रगुप्त के बारे में आप लोगों ने काफ़ी अध्ययन किया होगा। जैसे कहा जाता है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था।
ऐसा लेखकों ने लिखा है। तो इसके बाद हम यहाँ गुप्त काल में ही एक और कौड़ी आप लोगों ने देखी होगी। छोटी छोटी कौड़ी होती है, छोटी छोटी कौड़ी होती है। तो उसका भी प्रयोग गुप्त काल में, कौड़ी का भी प्रयोग सिक्के के रूप में किया जाता था। गुप्त काल में कौड़ी का भी प्रयोग सिक्के के रूप में किया जाता था। तो गुप्त काल में अशुद्ध सोने का सिक्का, सर्वाधिक सोने का सिक्का, जो चीज़ें सर्वाधिक हो जाती हैं वो अशुद्ध हो जाती हैं, ये याद करने का एक तरीका है। जो चीज़ें अशुद्ध मतलब सर्वाधिक हो जाती हैं वो अशुद्ध हो जाती हैं। तो इसलिए अशुद्ध सोने का सिक्का, सर्वाधिक सोने का सिक्का किसके काल में चला? तो स्कंदगुप्त के शासन काल में चलता है। उसके बाद चांदी, जब एक चीज इन्होंने अशुद्ध किया तो दूसरा एक शुद्ध किया, मतलब चांदी का सिक्का जो चला वो शुद्ध चांदी का सिक्का चलाया गया। शुद्ध चांदी का सिक्का चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था। शुद्ध चांदी का सिक्का चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था। इसके बाद मयूर शैली का सिक्का, मयूर शैली का सिक्का समुद्रगुप्त ने चलाया था। मयूर शैली का सिक्का जो है वो समुद्रगुप्त ने चलाया था। और कौड़ी का भी प्रयोग गुप्त वंश में, यानी गुप्त काल में कौड़ी का भी प्रयोग सिक्के के रूप में किया जाता था। कौड़ी का भी प्रयोग सिक्के के रूप में किया जाता था। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। सिक्के के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। सिक्के के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। आप लोग भी मेरे साथ बोलिए, जल्दी याद हो जाएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है, लेकिन 2-4 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। सिक्के के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। और सिक्के की जानकारी, जो सिक्के का प्रमाण मिलता है हमको सिंधु सभ्यता से मिलता है। सिंधु सभ्यता से स्टार्ट होता है। तो सिंधु सभ्यता में जो सिक्का चलता था वो टेराकोटा का सिक्का था। सिंधु सभ्यता में जो सिक्का देखने को मिला वो टेराकोटा का सिक्का था। इसका टेराकोटा का मतलब होता है मिट्टी का सिक्का। मिट्टी का सिक्का। सिंधु सभ्यता में सिक्का के अलावा भी मिट्टी के हल, मोहर आदि भी देखने को मिले हैं। इसके बाद मौर्य वंश की बात करें। मौर्य वंश या मौर्य काल में दो प्रकार के सिक्के देखने को मिलते हैं। पहला आहत या पंचमार्क, दोनों एक ही सिक्के का नाम है। उसे आहत भी कहा जाता है और पंचमार्क भी कहा जाता है। पंचमार्क क्यों कहा जाता है? तो ये 5 धातुओं से मिश्रित होकर के बना था, यानी कि 5 धातुओं से मिल करके बना था, इसलिए पंचमार्क कहा जाता है। और एक बात याद रखिए कि इस पर चित्र केवल अंकन किया गया था। जैसे वर्तमान के जो सिक्के होते हैं उसमें लिखा भी होता है और चित्र भी अंकन होता है। तो इस सिक्के में केवल चित्र अंकन किया गया था, लिखा नहीं गया था। और यह आहत या पंचमार्क जो सिक्का था वो पहला धातु का पहला सिक्का था। इसके पहले अभी तक तो टेराकोटा के सिक्के चल रहे थे, लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, सबसे पहला धातु का जो सिक्का था वो कौन सा सिक्का था? तो पंचमार्क सिक्का या आहत सिक्का था। मौर्य काल में एक और सिक्का चलता है जिसे पर्ण कहते हैं। पर्ण, तो पर्ण जो सिक्का था वो चांदी का सिक्का था, लेकिन ये शुद्ध चांदी का नहीं था बल्कि मिलावटी चांदी का था, मिश्रित चांदी का ये सिक्का था। उसके बाद यूनानी आते हैं। तो यूनानी सोने का सिक्का, यूनानियों ने सोने का सिक्का चलाया। सबसे पहले सोने का सिक्का किसने चलाया? तो यूनानियों ने चलाया। लेकिन उसके बाद कुषाण वंश के शासकों ने सोने का सिक्का जो था उसे शुद्ध सोने का सिक्का चलाया। सबसे पहले सोने का सिक्का चलाने का श्रेय यूनानियों को जाता है, लेकिन सोने के शुद्ध सिक्के का चलाने का श्रेय जो है वो कुषाण वंश के शासकों को जाता है। उसके बाद अशुद्ध और सर्वाधिक सोने का सिक्का, अशुद्ध और सर्वाधिक सोने का सिक्का जो है वो स्कंदगुप्त के शासन काल में चलता है। स्कंदगुप्त के शासन काल में चलता है। उसके बाद चांदी का सिक्का गुप्त काल में शुद्ध चांदी का सिक्का किसने चलाया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शुद्ध चांदी का सिक्का चलाया था।
मयूर शैली, मयूर शैली की सिक्का जो था उस पर मोर का चित्र अंकन किया गया था, मोर का चित्र अंकन किया गया था, मयूर शैली उसे कहा जाता था। तो मयूर शैली का सिक्का समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त ने चलाया था। इसके बाद कौड़ी, गुप्त काल में ही कौड़ी का प्रयोग सिक्के के रूप में किया गया था, कौड़ी का प्रयोग सिक्के के रूप में देखा गया था। तो इसके बाद हम लोग गुप्त काल के बाद अब सातवाहन काल, सातवाहन, आंध्र सातवाहन, जिसे हम आंध्र सातवाहन के नाम से जानते हैं, सातवाहन काल और हुमायूं और शेर शाह सूरी के सिक्कों का अध्ययन करेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिक्कों का अध्ययन, सिक्कों का अध्ययन यानी कि न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं, और ये सिक्कों के बारे में जो लिखा है उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसके बाद अब हम अध्ययन करेंगे। सातवाहन के समय जो सिक्का चलता था वो शीशे का सिक्का चलता था। सातवाहन के समय में जो सिक्का चलाया गया था वो शीशे का सिक्का चलाया गया था। सातवाहन, आंध्र सातवाहन जिसे कहा जाता है, सातवाहन के समय शीशे का सिक्का चलाया गया था। तो सातवाहन केवल एकमात्र सातवाहन ही है, सातवाहन ही है जो मातृसत्तात्मक था, मातृसत्तात्मक था। सातवाहन के समय शीशे का सिक्का चलता है। इसके बाद हुमायूं यानी मुगल वंश का शासक था हुमायूं। तो हुमायूं ने चमड़े का सिक्का चलाया, हुमायूं ने चमड़े का सिक्का चलाया था। ये क्वेश्चन में आते हैं, आप लोग ध्यान से पढ़िए कि हुमायूं ने चमड़े का सिक्का किसने चलाया, तो हुमायूं ने चलाया था। और शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी जो है वो 3 प्रकार के सिक्कों को चलाता है। शेर शाह सूरी 3 प्रकार के सिक्कों को चलाता है। तो शेर शाह सूरी के बारे में क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा शासक है, ऐसा कौन सा शासक है जिसने 3 प्रकार के सिक्कों का प्रचलन किया था। शेर शाह सूरी दाम, रुपया और असरफी 3 प्रकार के सिक्कों को चलाता है। दाम, रुपया, असरफी। तो जो दाम सिक्का था वो सिक्का तांबा का था, जो दाम सिक्का था वो तांबा का बनाया गया था, तांबा धातु का। और जो रुपया था वो चांदी का बना था, जो रुपया था वो चांदी का बनाया गया था। और असरफी जो थी वो सोने की बनाई गई थी। तो जो दाम सिक्का था यानी कि दाम था, उसका प्रयोग निम्न वर्ग के लोग करते थे। जो दाम था उसका प्रयोग निम्न वर्ग के लोग करते थे। तो शेर शाह सूरी जो था वो 3 प्रकार का सिक्का चलाया। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा शासक था, ऐसा कौन सा शासक था जिसने 3 प्रकार के सिक्कों को चलाया था, 3 प्रकार के सिक्कों को चलाया था। शेर शाह सूरी मतलब दाम एक सिक्का चलाया था जो तांबे का बना होता था। यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है कि जैसा उस समय का समाज था, 3 वर्गों में समाज बटा था, निम्न वर्ग, मध्य वर्ग और उच्च वर्ग। जो बहुत गरीब तबके के लोग थे उन्हें निम्न वर्ग का माना जाता था, जो थोड़ा ठीक ठाक थे उन्हें मध्य वर्ग का माना जाता था। जो जिनके पास ज़्यादा पैसे होते थे, जो मतलब ज़्यादा भूमि या ज़मीन वाले होते थे, जमींदार वगैरह, उनको उच्च वर्ग का माना जाता था। तो शेर शाह सूरी एकमात्र ऐसा शासक था जिसने समाज को देखते हुए 3 प्रकार के सिक्कों का प्रचलन किया, मतलब समाज के अकॉर्डिंग।
आज भी वही परिस्थिति है कि जो इंसान अपने आप को समाज के अकॉर्डिंग यानी समाज की परिस्थितियों को, अवस्थाओं को देखते हुए अपने आप को जो चेंज कर लेता है, वही ज़्यादा दिनों तक समाज में टिकता है, वही ज़्यादा दिनों तक समाज में टिकता है। तो हमें हमेशा समाज के अकॉर्डिंग कार्य करना चाहिए। यहाँ पे इतिहास से हमें सीखने को मिलता है कि उस समय भी शेरशाह सूरी ने समाज को देखते हुए सिक्कों यानी जिस प्रकार समाज 3 भागों में विभक्त था, उसी प्रकार 3 प्रकार के सिक्कों को भी चलाया गया था। तो जो दाम था वो तांबे का बना हुआ था, जो दाम था वो तांबे का बना हुआ था। तो तांबे का जो सिक्का था उसे निम्न वर्ग के लोग प्रयोग करते थे, उसे निम्न वर्ग के लोग प्रयोग करते थे। और जो रुपया था, रुपया वो चांदी का बनाया गया था, जो रुपया था वो चांदी का बनाया गया था, उसे मध्य वर्ग के लोग प्रयोग करते थे, मध्य वर्ग के लोग। असरफी जैसा कि आप लोग आगे समझ भी गए होंगे, असरफी जो सोने का सिक्का था, असरफी को सोने का बनाया गया था और इसे उच्च वर्ग के लोग प्रयोग करते थे। इसे उच्च वर्ग के लोग जैसे कि राजा होते थे या राजा, सामंत और महंत, महामंडलेश्वर जिसे कहा जाता है, राजा, सामंत, जमींदार वगैरह जो होते थे, ये लोग उच्च वर्ग के होते थे। ये लोग सोने की जो असरफियाँ बनती थे उसका प्रयोग करते थे। निम्न वर्ग में वो आते थे जो श्रमिक होते थे, जो श्रमिक होते थे यानी कि जो परिश्रम करते थे, मेहनत वाला कार्य करते थे, उन्हें निम्न वर्ग का कहा जाता था। तो सिक्कों का अध्ययन हमने कर लिया है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सातवाहन के समय में कौन सा सिक्का चलाया गया था? तो सातवाहन के समय में शीशे का सिक्का चलाया गया था। इसके बाद हुमायूं यानी कि मुगल काल में हुमायूं के समय में चमड़े का सिक्का चलाया गया था, चमड़े का सिक्का। शेरशाह सूरी के समय 3 प्रकार का सिक्का चलाया गया था, जैसे कि दाम, रुपया और असरफी। तो अब हम पुरातात्विक साक्ष्य में सिक्कों का अध्ययन कर लिए हैं। इसके बाद हम एडिक्ट यानी कि अभिलेख का अध्ययन करेंगे। अभिलेख का अध्ययन हम यहाँ पे ज़्यादा नहीं करेंगे, अभिलेख का अध्ययन यहाँ पे हम ज़्यादा नहीं करेंगे, उसको बहुत बड़ा टॉपिक है। तो जैसे जैसे हम राजाओं का अध्ययन करेंगे उसी समय उनके अभिलेखों का भी अध्ययन करेंगे। जैसे अभिलेख की भारत में सर्वप्रथम अभिलेख किसने लिखवाया था? भारत में सर्वप्रथम अभिलेख किसने लिखवाया था? तो अशोक ने, मौर्य काल का शासक अशोक ने भारत में सर्वप्रथम अभिलेख लिखवाना स्टार्ट किया था, अभिलेख बनवाना स्टार्ट किया था। तो अशोक ने ये जो अभिलेख लिखवाया था, अशोक ने ये जो अभिलेख लिखवाया था तो किसी से देखा होगा, किसी से इसकी जानकारी उसे मिली होगी। तो जो अभिलेख की लिखवाने की जो उसको कला थी, कला जो आई वो किससे आई थी? तो डेरियस प्रथम एक शासक था, डेरियस प्रथम एक शासक था जिसे दाय बाहु के नाम से भी जाना जाता है। तो दाय बाहु यानी डेरियस प्रथम से अशोक ने शिलालेख, एडिक्ट, अभिलेख, स्तंभ लिखवाना सीखा था। तो जैसे अशोक ने ही स्टार्ट किया था भारत में। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा शासक है जिसने भारत में सर्वप्रथम शिलालेख लिखवाया था? भारत में सर्वप्रथम किसने अभिलेख लिखवाया था? तो अशोक ने सर्वप्रथम अभिलेख लिखवाया था। अब हम अध्ययन करेंगे विदेशी यात्री। जो विदेशी यात्री थे, विदेशी यात्री यानी कि जो दूसरे देश से यात्रा करने आते थे, जो यहाँ दूसरे देशों से यात्रा करने आते थे, विदेशी यात्री जो दूसरे देश से भारत में यात्रा करने आते थे, यानी कि घूमने आते थे, पढ़ने भी आते थे, घूमने भी आते थे और यहाँ पे यात्रा भी करने आते थे। तो
कुछ विदेशी यात्रियों के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे विदेशी यात्री वेन सांग को आपने सुना होगा, जो चीन का था, मतलब चाइना का था वेन सांग। और वो यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय में वेन सांग ने क्या किया, अध्ययन और अध्यापन दोनों का कार्य किया था। नालंदा विश्वविद्यालय में उसने पहले तो अध्ययन किया था, यानी पढ़ाई किया था, उसके बाद फिर अध्यापन का कार्य भी नालंदा विश्वविद्यालय में किया। तो जो ये विदेशी लोग आते थे, यहाँ पे घूमने आते थे, पढ़ने आते थे, किसके शासन काल में आते थे, तो जब यहाँ पे वो आते थे, यहाँ रहते थे, यहाँ की कला को, संस्कृति को देखते थे, यहाँ पे आते थे। अब कोई भी व्यक्ति दूसरे देश से चल करके यहाँ आएगा, या यहाँ का व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाएगा, तो वहाँ की जो कला होगी, संस्कृति होगी, जो वहाँ का रहन सहन होगा, जो परिवेश होगा, उसका कुछ तो प्रभाव उस पर पड़ेगा। तो जो लोग आते थे, विदेशी यात्री जो होते थे, विदेशी लोग जो होते थे, वो यहाँ आने के बाद कुछ यहाँ की चीज़ों को सीखते थे, देखते थे, और यहाँ के बारे में या अपने यहाँ के बारे में मतलब वृत्तांत लिखते थे, साहित्य लिखते थे, जिसमें वो यहाँ की या कई जगहों की मतलब संस्कृति, कला का वर्णन करते थे। तो सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो लेखक हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जो विदेशी यात्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैं उन्हें देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो भारत का ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसमें भारत का सबसे पहले मतलब वर्णन किया गया है। ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसमें सबसे पहले भारत का वर्णन किया गया है? तो ये जो पुस्तक है वो हिस्टोरिका है। पुस्तक है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका को किसने लिखा है? तो हेरोडोटस। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, हिस्ट्री के पहले ही क्लास में पढ़ाया गया था कि इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? तो इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस की जो पुस्तक है उसका नाम है हिस्टोरिका। हेरोडोटस की पुस्तक का नाम हिस्टोरिका है। और हिस्टोरिका में भारत का सबसे पहले जो वर्णन मिलता है वो हिस्टोरिका में मिलता है। लेकिन हिस्टोरिका में बहुत ज़्यादा अध्ययन नहीं मिलता है भारत का। इसमें जो अध्ययन मिलता है वो भारत और फारस जिसका वर्तमान नाम ईरान है। फारस यानी कि जिसका वर्तमान नाम ईरान है। भारत और फारस के बीच जो व्यापारिक संबंध थे, इसी का वर्णन हिस्टोरिका में हेरोडोटस ने किया था। जैसे कि भारत और फारस के संबंध को देखा जाए तो सिंधु सभ्यता में भी आपने पढ़ा होगा, लोथल में हमने पढ़ाया था कि भारत की मुहर यानी सिंधु सभ्यता की मुहर फारस की खाड़ी में मिली है, और फारस की मुहर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह जो था वो लोथल में मिला है। तो इसका मतलब है कि फारस का और भारत का यानी जो रिश्ता है वो पहले भी अच्छा था, यानी बहुत पुराना रिश्ता है। सिंधु सभ्यता में भी था, इसके बाद प्राचीन इतिहास में भी देखने को मिलता है। प्राचीन इतिहास में समुद्रगुप्त के शासनकाल में मिलता है। तो और वर्तमान में देखा जाए तो ईरान यानी भारत और ईरान के बीच वर्तमान में भी काफ़ी अच्छे संबंध हैं। तो हेरोडोटस ने हिस्टोरिका पुस्तक लिखा जिसमें भारत का सबसे पहले भारत का वर्णन मिला है। लेकिन यह भारत के बारे में बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं बताती है, बहुत कम शब्दों में, बहुत संक्षेप में ही भारत की जानकारी मिलती है। इसके बाद इसी से मिलती जुलती प्लिनी ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था नेचुरल हिस्टोरिका। प्लिनी ने एक पुस्तक लिखी। किसने? तो प्लिनी ने।
एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था नेचुरल हिस्टोरिका। नेचुरल हिस्टोरिका। प्लिनी ने क्या लिखा? नेचुरल हिस्टोरिका। प्लिनी की पुस्तक का क्या नाम है? तो नेचुरल हिस्टोरिका नाम है। इसके बाद एक पुस्तक आती है, इसके बाद एक पुस्तक है जिसका नाम है पेरिप्लस, जिसका नाम है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। इसके लेखक के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिलती है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, इसके लेखक के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिलती है, यानी कि इस पुस्तक को हम कह सकते हैं कि अज्ञात लेखक, इस पुस्तक का लेखक अभी तक नहीं पता चलता है, ये अज्ञात लेखक हैं। लेकिन इस पुस्तक में भारत का सबसे अधिक वर्णन मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। आप लोग मेरे साथ बोलिए, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। तो ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसमें भारत का अधिक वर्णन, यानी विस्तार से थोड़ा अधिक वर्णन मिलता है? ऐसी कौन सी पहली पुस्तक है जिसमें भारत का अधिक वर्णन मिलता है? तो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी है। इसके लेखक के बारे में क्या कोई जानकारी मिली है? तो इसके लेखक के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है, इसलिए इसे हम अज्ञात लेखक के नाम से जानते हैं। इसके बाद आते हैं टालमी। क्या नाम है? तो टालमी नाम है। टालमी ने क्या कहा? देखिए, टालमी ने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है ज्योग्राफिका। टालमी ने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है ज्योग्राफिका। अब ज्योग्राफिका में टालमी ने क्या बताया? ज्योग्राफिका में टालमी बताते हैं कि जो सूर्य है वो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, यानी कि सूर्य ही पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। टालमी को देखिए, टालमी क्या कहता है कि जो सूर्य है वो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, यानी कि पृथ्वी एक जगह स्थिर है। पृथ्वी जो है वो अपने जगह पर स्थित है। सूर्य जो है ना वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, गोला गोला। सूर्य ही पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। इसका मतलब क्या है कि टालमी गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। टालमी जो है वो अपने ज्योग्राफिका पुस्तक में गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और उस समय लोग जो थे वो इस बात को मानने लगे कि ऐसे हम लोग भी नॉर्मली अगर देखते हैं तो सूर्य पूरब में सुबह उदय होता है और घूम करके पश्चिम में शाम को सूर्यास्त होता है। सूर्य उदय जो होता है वो पूरब में होता है, सूर्य अस्त जो होता है वो पश्चिम में होता है। तो टालमी ने इसी का अनुमान लगा करके ये कहा कि पृथ्वी एक जगह स्थिर है, सूर्य उसका चक्कर लगाता है। पृथ्वी क्या है? एक जगह स्थिर है और सूर्य उसका चक्कर लगाता है। और लोग भी उस बात को मानने लगे। लोग क्या हो गए? उस बात को मानने लगे। उसके बाद एक लेखक आते हैं, उसके बाद एक और लेखक आते हैं जिनका नाम है कॉपरनिकस। कौन? कॉपरनिकस। तो कॉपरनिकस ने क्या कहा? कॉपरनिकस ने कहा कि देखो, टालमी तो उस समय तक जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन कॉपरनिकस कहते हैं कि टालमी जो तुम बताए हो, टालमी ने जो बताया है कि पृथ्वी का चक्कर सूर्य लगाता है, ये बात गलत है। पृथ्वी का चक्कर सूर्य नहीं, बल्कि पृथ्वी का चक्कर सूर्य नहीं लगाता, बल्कि सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती है। यानी कि इसका जस्ट अपोजिट कॉपरनिकस ने क्या कहा?
टालमी का जस्ट अपोजिट कहा कि देखो, जो तुम बता रहे हो कि पृथ्वी एक जगह स्थिर है, सूर्य उसका चक्कर लगा रहा है, ये बात एकदम सरासर गलत है। और सूर्य एक जगह स्थित है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। तो सबसे पहले ये सही जानकारी किसने दिया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है? सबसे पहले ये सही जानकारी किसने दिया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है? तो कापरनिकस ने दिया। सबसे पहले सही जानकारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये जानकारी कोपरनिकस ने दिया। इसके बाद आता है केपलर। केपलर भी ऐसे ही बताते हैं। उसके बाद हम अध्ययन करेंगे। ये तो रहे अंतरराष्ट्रीय। ये जो अभी तक हमने देखा वो क्या था? तो अंतरराष्ट्रीय था। ये अंतरराष्ट्रीय था। इसके बाद अब हम यूरोप के बारे में, जो यूरोप के कुछ यात्री थे उनका अध्ययन करेंगे। यूरोप के कुछ यात्री जैसे मार्को पोलो थे, जैसे मेगास्थनीज, मार्को पोलो, ये जो थे वो यूरोप के थे। इन लोगों ने भी भारत में आए और यहाँ पे घूमने, मतलब देखें, घूमे टहले, फिर यहाँ के बारे में कुछ इन लोगों ने लिखा। तो मेगास्थनीज जो है वो मेगास्थनीज, मार्को पोलो, ये सब यूरोप के हैं। तो मेगास्थनीज जो है वो उसने पुस्तक लिखा है, उसका नाम है इंडिका। मेगास्थनीज की जो पुस्तक है उसका नाम है इंडिका। और इंडिका में भारत के मगध महाजनपद की जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज की जो पुस्तक है उसका नाम है इंडिका। और इंडिका में भारत के मगध महाजनपद, जो सबसे बड़ा महाजनपद था, मगध महाजनपद का उल्लेख है। किसका? तो मगध महाजनपद का उल्लेख है। और इसी में ये भी कहा गया कि भारत के लोग हैं उनको लिखना नहीं पसंद है, उनको केवल पढ़ना पसंद है। भारत के लोगों को लिखना नहीं पसंद बल्कि पढ़ना पसंद है। और वो चीज़ें आज भी देखी जा रही हैं। आज भी लिखना बहुत कम बच्चे पसंद करते हैं, पढ़ने की अपेक्षा लिखना बहुत कम पसंद करते हैं। तो ये बात सोचिए, ये बात बहुत पहले मेगास्थनीज ने इंडिका में, अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा था कि भारत के जो लोग हैं उनको लिखने की अपेक्षा पढ़ना ज़्यादा पसंद है। और यहाँ इंडिका में मगध महाजनपद की जानकारी मिलती है। और मगध की जो शासन व्यवस्था है, मगध की शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। विस्तार में मगध के शासन व्यवस्था की जानकारी दी गई है। इसके बाद मार्को पोलो जो था वो इटली का था। तो मार्को पोलो ने एक बुक जो लिखा है, मार्को पोलो ने जो वृत्तांत लिखा है उसका नाम है चीन का यात्री। मार्को पोलो की जो बुक है, यानी जो साहित्य है, उसका नाम है चीन का यात्री। मार्को पोलो इटली का रहने वाला था और इसने चीन का यात्रा किया। मार्को पोलो ने चीन की यात्रा किया, मतलब चीन में आया, घूमा टहला और फिर रहा यहाँ पे। तो चीन के बारे में उसने लिखा और पुस्तक का नाम भी चीन का यात्री ही है। पुस्तक का नाम भी चीन का यात्री है। तो अब हम देखेंगे
चीन के बारे में, जो चाइना से आए हैं, जो चाइना से कुछ यात्री थे, भारत आए थे चाइना से कुछ यात्री, तो उनके बारे में देखेंगे। फाहियान, सबसे पहले हम फाहियान के बारे में देखते हैं। फाहियान जो चीनी यात्री था, फाहियान। फाहियान की पुस्तक का नाम है फो क्यू की। फाहियान की पुस्तक का नाम है फो क्यू की। फो क्यू की। सबसे पहला जो चीनी यात्री था वो फाहियान था। फाहियान की पुस्तक का जो नाम है वो फो क्यू की है। इसके बाद आता है वेनसांग। इसके बाद वेनसांग आता है। वेनसांग की जो पुस्तक का नाम है वेनसांग। वेनसांग की पुस्तक का नाम है सी क्यू की। वेनसांग की पुस्तक का नाम है सी क्यू की। सी क्यू की। तो वेनसांग को कहा जाता है कि वो वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार और नीति का पंडित कहा जाता है। वेनसांग की जो पुस्तक है सी क्यू की है, और वेनसांग को राजकुमार का नीति का पंडित और यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। तो वेनसांग एक ऐसा यात्री है, चीनी यात्री है, जो यहाँ पे भारत में, मतलब नालंदा विश्वविद्यालय में, भारत के नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, और उसके बाद यहाँ पे अध्यापन का, यानी कि यहाँ पे पढ़ा भी वेनसांग ने और पढ़ाया भी। अध्ययन और अध्यापन दोनों का कार्य भारत में नालंदा विश्वविद्यालय में किया। और वेनसांग कब आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनसांग आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनसांग आया था। इसके बाद इत्सिंग की बात करेंगे। इत्सिंग वो भी चाइना का था। इत्सिंग तो इत्सिंग चाइना से भारत घूमने आया था, यात्रा करने आया था, मतलब घूमने आया था। तो इत्सिंग क्या करता है कि जो भारत में बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक का मतलब है विनय पिटक, सत्तु पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म में तीन महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो बौद्ध धर्म के तीनों ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है। तो इत्सिंग जो था वो चाइना से भारत घूमने आया। उसके बाद उसने बौद्ध धर्म की त्रिपिटक की 400 कापियां हाथ से लिखवा करके, यानी कि पांडुलिपि हाथ से लिखवा करके पांडुलिपि चाइना ले गया। यही कारण है कि भारत की अपेक्षा बौद्ध धर्म चाइना में अधिक देखने को मिलते हैं। जैसे चाइना, थाईलैंड, वियतनाम, इन देशों में भारत की अपेक्षा बौद्ध धर्म अधिक देखने को मिलते हैं। तो इत्सिंग जो था, क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा यात्री था जिसने बौद्ध धर्म की त्रिपिटक को अपने साथ ले गया? तो वो इत्सिंग था। और 1-2 कापियां नहीं, 400 कापियां, टोटल 400 कापियां यहाँ से पांडुलिपि यानी हाथ से लिखवाया। पांडुलिपि का मतलब होता है हाथ से लिखी गई, हैंड राइटिंग, यानी कि पांडु मतलब हाथ होता है, लिपि मतलब लिखावट होता है। जो हाथ से लिखा जाता है, जैसे हम लोग नोट्स बनाते हैं ना, वो भी पांडुलिपि ही है, क्योंकि हम अपने हैंड राइटिंग से नोट्स पे लिखते हैं, तो वो भी पांडुलिपि है। तो 400 पांडुलिपियों को बौद्ध धर्म की त्रिपिटक के 400 पांडुलिपियों को चाइना ले गया। पांडुलिपियों को बौद्ध धर्म की जो त्रिपिटक थी उसको चाइना ले गया। इसके बाद
अल बिरूनी। इसके बाद हम देखते हैं अल बिरूनी को। अल बिरूनी, तो जो अल बिरूनी था वो अरब का निवासी, यानी अरब का निवासी गजनी, अरब का निवासी जो गजनी था, उसने भारत पर लगभग प्रत्येक वर्ष आक्रमण किया। भारत में प्रत्येक वर्ष आक्रमण किया। तो यहाँ पे उसने किन किन राजाओं, मतलब किन किन मंदिरों में आक्रमण किया, कहाँ आक्रमण किया, तो इसकी जानकारी के लिए उसने क्या किया, अल बिरूनी को कहा कि आप एक किताब लिखिए और उसमें भारत का वर्णन करिए। तो ये अरबी भाषा में लिखी गई है, अरबी भाषा में लिखी गई है। और अल बिरूनी, अल बिरूनी की किताब है किताब उल हिंद, किताब उल हिंद। उसके बाद अल मसूदी, अल मसूदी हैं, अल मसूदी ने क्या किया है, अल मसूदी ने मौसम के बारे में, अल मसूदी ने मौसम के बारे में जानकारी दी। किसके बारे में, तो मौसम के बारे में जानकारी दी। याद रखने का देखिए तरीका, अल बिरूनी ने किताब उल हिंद लिखा। अल मसूदी, जिसमें अल माँ है, माँ से मौसम, मतलब माँ से मौसम, तो अल मसूदी ने मौसम की जानकारी दी। अल बिरूनी ने किताब लिखी। कौन सी किताब, तो किताब उल हिंद लिखी। किताब उल हिंद अब्दुल रज्जाक अब्दुल रज्जाक ने जो किताब लिखी, जो साहित्य लिखा, उसका नाम है, अब्दुल रज्जाक ने जो साहित्य लिखा उसका क्या नाम है, तो मितला ए साहिन। अब्दुल रज्जाक ने जो किताब लिखा, जो वृत्तांत लिखा, उसका नाम है मितला ए साहिन, मितला ए साहिन। इसके बाद है इब्न बातूता ने जो किताब लिखा है उसका नाम है रेहला, उसका नाम है रेहला। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अल बिरूनी, ये सब मुस्लिम लेखक हैं, ये सब मुस्लिम यात्री हैं जो भारत में आए थे, यानी लेखक हैं। अल बिरूनी ने क्या लिखा, तो उसका वृत्तांत, अल बिरूनी का वृत्तांत है किताब उल हिंद। ये अरबी भाषा में लिखी गई है। इसमें भारत के जो गजनी जहाँ जहाँ आक्रमण किया था, भारत में आक्रमण किया था, उसके बारे में मतलब विस्तार से बताया गया है। और अल मसूदी ने मौसम की जानकारी दी। अब्दुल रज्जाक ने क्या किया, मितला ए साहिन नामक वृत्तांत लिखा, मितला ए साहिन नामक साहित्य लिखा। इब्न बातूता ने रेहला नामक साहित्य लिखा। इब्न बातूता जो था वो रेहला नामक साहित्य लिखा। तो यदि आप लोगों को आगे इसके बाद हम लोग विदेशी यात्रा पढ़ चुके हैं, अब हम आगे साहित्य पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम साहित्य पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, जिससे अगली वीडियो आप तक आगे पहुंच सके। जय हिंद।